तो आज हम लोग अब वेपर प्रेशर पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अंदर जो साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रॉल्ड्स। इसी रॉल्ड से काफ़ी क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में, जो हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस रॉल्ड्स के थ्रू बनाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के थ्रू। तो जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार वेपर प्रेशर VP हम लोग यूज कर रहे हैं। वेपर प्रेशर के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? VP, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 2 volatile liquids। दैट मीन्स जो हम लोग यूज करेंगे उसमें दोनों जो कंपोनेंट होगा आपका वो दोनों वोलाटाइल होगा। है इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझ लें कि वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर जैसे हम लोग याद अगर आपको होगा 11th में पढ़े थे वेपर प्रेशर स्टेट्स ऑफ मैटर में, जहाँ पर सरफेस टेंशन भी पढ़े थे, विस्कोसिटी भी पढ़े थे, और एक टर्म था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग वेपर प्रेशर को ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, क्योंकि ओपन अगर लेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर एस्केप कर जाएगा। अगर एस्केप कर गया तो फिर वेपर प्रेशर को कहाँ हम लोग पकड़ने जाएंगे, कहाँ जाएंगे वेपर को पकड़ने? तो हम लोगों ने क्लोज कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने एक लिक्विड लिया जिसको हम लोगों ने बना लिया कि कोई एक लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक वेपर निकलना शुरू हो गया, एक वेपर। तो होता क्या है कि जब एक वेपर या जो भी हो, आप जो भी लिक्विड्स लेते हो उसका वेपर निकलना क्लोज कंटेनर में शुरू हो जाएगा, तो देखोगे क्या कि धीरे धीरे उसका इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो फिर इसमें आ जाएगा कंडेंसेशन। जैसे मान लो कि एक वाटर बोतल अगर आप लोग लेते हो, उसमें आधा बोतल अगर हम लोग जो क्या करें, वाटर को डाल दें और उसको जो है हम लोग छोड़ दें थोड़ी देर के लिए कहीं भी हीटिंग जगह पर। 2 घंटे 4 घंटे के बाद जब देखोगे, 4 घंटा 5 घंटे के बाद जब देखोगे तो क्या दिखेगा आपको कि बोतल्स जहाँ तक वाटर था उसके ऊपर हल्का फुल्का कहीं ड्रॉपलेट साइड्स में यूज किया गया, दिखता है कि वो ड्रॉपलेट्स है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वेपर बना आपका, वेपर जो बना वो क्लोज कंटेनर के कारण फिर से क्या हो गया, उस प्रेशर से कंडेंस्ड होना शुरू हो गया, जिसका ड्रॉपलेट्स आपको साइड्स में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर का जो भी काम हम लोग को करना है आपके सिलेबस में, वो ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर। दैट मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन होगा। क्लोज किस में ऑलवेज हम लोग काम करेंगे, तो क्लोज कंटेनर के अंदर काम करेंगे। और क्लोज कंटेनर में वेपर कांट एस्केप, कभी भी वेपर उसमें एस्केप नहीं करेगा। तो होगा क्या, लिक्विड जो होगा वो वेपर में भी कन्वर्ट होगा और फिर वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा तो हम लोग इक्विलिब्रियम में करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम, फिर अंदर आपकी बात हो रहा होगा कि सर इक्विलिब्रियम का तो काफ़ी लोचा हो गया था 11th में। ठीक है, हो गया था, मान लेते हैं बात को, जहाँ हुआ हो जहाँ नहीं भी हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑलवेज ये याद रखेंगे कि जो मेरा काम यहाँ वेपर प्रेशर में होना है वो एक क्लोज कंटेनर में ही कहानी होगी, ओपन में कभी नहीं होगी। जब भी होना है तो क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा, और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट अगर इक्वल हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम का स्टेट कहते हैं हम लोग। किसका स्टेट कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम का स्टेट। इक्विलिब्रियम का स्टेट। तो ये तो एक कंफर्म वाली बात है कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो क्लोज कंटेनर के अंदर ही काम करेंगे, और क्लोज कंटेनर में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो इक्विलिब्रियम का केस आएगा। तो यहाँ क्या होता है कि मान लो जैसे आपने किया ये, तो इसका तो वेपर निकला होगा, ये डिंग डिंग करके निकल जाता है वेपर। इसको हम लोगों ने क्या किया, P0A, इसको हम लोग क्या कहेंगे, P0A के
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं। अगर हम लोग बी का लेते हैं तो क्या बोलते हैं यहाँ, पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो ये सारा केस जो है हम लोग वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर जैसे डिफिनेशन है, द प्रेशर exerted by the vapor on the upper surface of the water, otherwise कोई भी liquid का molecules हो, upper surface, not a inner, upper surface, that is called vapor pressure। इसी को हम लोग evaporation कहते हैं। तो एक बात तो तय है कि जो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर को, वो ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर। दूसरा, उसमें इवेपोरेशन भी होगा, इवेपोरेशन होगा क्लोज कंटेनर में तो कंडेंसेशन भी होगा, और कंडेंसेशन अगर हुआ तो निश्चित तौर पर वो किस फेज में जाएगा, इक्विलिब्रियम के फेज में जाएगा, जहां वेपर एस्केप नहीं करेगा। तो इसी को जो 11th में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में इस केस को पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, आगे की ओर जाएगा, टेम्परेचर वो घटा दे तो यानी कि एक इंडोथर्मिक हो जाएगा, दूसरा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। खैर इसको हम लोग आगे देखेंगे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को कि कैसे होता है। तब हम लोग ने यूज किया, ये वेपर प्रेशर है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे वेपर प्रेशर को काम करना है। ऑलवेज इन क्लोज कंटेनर, इवेपोरेशन क्लोज कंटेनर के होगा, क्लोज कंटेनर में वेपर कभी भी बाहर एस्केप नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ इवेपोरेशन भी होना है तो कंडेंसेशन भी होना है, और दोनों का फिनोमेना का रेट अगर सेम हो गया तो वो किस स्टेज में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अंदर, तो यहाँ पर हम लोग जो पहला क्लास बना रहे हैं वेपर प्रेशर का, वहां ले रहे हैं क्या कि दोनों जो कंपोनेंट होगा वो वोलाटाइल लिक्विड होगा, ऑलवेज इन किसमें, वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल किसको कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में खुद ब खुद क्या हो जाए, एस्केप कर जाए, खुद ब खुद क्या हो जाए, वेपोराइज कर जाए, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। और एक टर्म आता है नॉन वोलाटाइल, आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग नॉन वोलाटाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग दोनों कंपोनेंट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वोलाटाइल। अब वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, जो रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में खुद ब खुद क्या हो जाए, वेपोराइज होने लगे, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। यहाँ पर एक्सटर्नल आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं लगानी, आपको कोई टेम्परेचर्स को नहीं लगाना है, सिर्फ वोलाटाइल। आप जैसे आप 9th में पढ़े होंगे इस चीज को, वोलाटाइल एक टर्म आता है 9th में, इस वोलाटाइल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन एग्जाम्पल दिया जाता है कैम्फर, एंथ्रासिन, नैफ्थलीन, ये सब क्या है, ये सब वोलाटाइल सब्सटेंस है, जो क्या होता था, खुद ब खुद क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल। तो यहाँ जो हम लोग वोलाटाइल ले रहे हैं, वो दोनों जो ले रहे हैं वोलाटाइल, वो दोनों आपका जो स्टेट होगा वो किसमें होगा, लिक्विड में होगा। तो हमने ले लिया, एक वोलाटाइल लिया ए का लिक्विड, एक वोलाटाइल लिया बी का लिक्विड, दो का लिया, एक ए का लिक्विड और दूसरा बी का लिक्विड। चलो ए का लिक्विड ले लिया, क्या लिखा हम लोगों ने, प्योर लिक्विड ऑफ ए, यहां लिखा बी के लिए प्योर लिक्विड ऑफ बी। अब इसका जो वेपर प्रेशर हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या बना दिया, पी नॉट ए, ये बी के लिए जो आ रहा है उसको क्या बना दिया, पी नॉट बी। तो अभी हम लोगों ने वहां बात किया ना, तो क्या किया, पी नॉट ए प्योर लिक्विड ऑफ ए, तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड ऑफ बी। दोनों प्योर प्योर है, ये भी अपना एक प्योर है, ये भी अपना एक प्योर है। अब इस दोनों को क्या करें हम लोग को, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन तो हम लोग को बनाना होगा, क्योंकि जहां दो कंपोनेंट को अगर हम लोग ले लें और दोनों कंपोनेंट को जब मिलाएं तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो दो लिक्विड है, मिला लें, फटाक से मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या होगा, तो यहां पर जो बना आपका सॉल्यूशन, जो बना क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें वेपर प्रेशर ए का भी है और वेपर प्रेशर बी का भी है। तो क्या हम लोग यूज किए क्या, पीए, यानी कि वेपर प्रेशर ए के लिए क्या यूज किए, पीए, वेपर प्रेशर बी के लिए क्या यूज किए, पीबी, क्योंकि पी नॉट बी और पी नॉट ए तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पी नॉट ए तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी नॉट बी तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी का है। लेकिन यहाँ तो मिक्स कर गया है, अब दोनों एक दूसरे में क्या हो गया, मिक्स कर गया, तो अब तो पी नॉट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या इस्तेमाल किए, पीए, मत दैट मीन्स
vapor pressure of A, PV vapor pressure of B in the solution. समझ में आ गई ये बात? फिर से बोल दे, ये हो गया प्योर P नॉट ए क्या हो गया? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। PB क्या हो गया? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। इस दोनों को मिक्स किया तो क्या बना? सॉल्यूशन, जिसमें वेपर प्रेशर A का भी है, वेपर प्रेशर B का भी। अब देखो यहाँ P नॉट ए आ रहा है, P नॉट B आ रहा है, P आ रहा है, PB भी आ रहा है। इसी को बताए थे एक टर्म जिसको हम लोग रॉल्ड्स के नाम से जानते हैं। रॉल्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट लॉ, और इसका रिलेशन हम लोग बनाते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा, पिछले लेक्चर में, कि मोल फ्रैक्शन क्या है, याद रखने की बात है। तो मोल रॉल्ड्स लॉ क्या हो गया जो हम लोगों ने बनाया कि इन अ सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. तो क्या हुआ, जैसे ये सॉल्यूशन हम लोग बनाए तो यहां पर क्या हुआ, ये A का अपना है, B का वेपर प्रेशर अपना है। तो मान लो, एज्यूम करो, जैसे ये पार्शियल की जैसे ही बात आ गई, ये क्या आ गई? पार्शियल। ये हम लोग 11th में पढ़े थे डाल्टन्स के नाम पर, याद होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या होता था कि एक रूम में अगर मान लो कि आपका 2 गैस है, 3 गैस है, 4 गैस, वो भी कैसा? नॉन रिएक्टिंग अगर गैस है, तो उसका जो प्रेशर बनेगा, ईच का, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, दैट मींस एक गैस का अलग, दूसरे गैस का अलग और तीसरे गैस का अलग, जो प्रेशर बनेगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर हम PA कहें और PB कहें तो इसको डाल्टन्स के अकॉर्डिंग अगर मिलाएं हम लोग, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा डाल्टन्स से? कि P टोटल, आगे देखते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो खैर डाल्टन्स और यो, तो रॉल्ड्स ने क्या कहा आपका? इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इसी को हम लोग रॉल्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या कहानी है इसकी आगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? आ गया ना? आ गया? मिटा दें? चलो मिटा लेते हैं। कारण क्या है कि यहाँ बहुत लोग हैं, रिडॉक्स है, चैट है, कुछ लोग सिंगर लोग हैं, लेडीज सिंगर, अच्छे गाना गाते हैं, मिटाते हैं। तो हमने रॉल्ड्स लॉ देखा, नीचे जितना मिटाना था मिटा दिए। रॉल्ड्स लॉ देखा, तो रॉल्ड्स लॉ में हम लोग क्या देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो हम लोगों ने 2 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया है, कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड, जो हम लोगों ने वहां डायग्राम में थोड़ा बहुत देखा अच्छे से। तो एक में हम लोगों ने क्या किया था, जब PA लिया था, किसमें? सॉल्यूशन का, तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या करते हैं? जीटा या x, आमतौर के भाषा में x बोलते हैं। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, P नॉट A। क्या है P नॉट A? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। तो हम लोगों ने कांस्टेंट क्या यूज किया? P नॉट A। ठीक सेकेंड कंपोनेंट का यूज किया PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहां पर हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया प्रोपोर्शनल का P नॉट B। अब हम लोगों ने कहा कि पार्शियल प्रेशर किसका दिया हुआ था? 11th में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या पढ़े थे डाल्टन्स लॉ में? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था क्या कि एक रूम में 2-3 गैस हो, वो भी नॉन रिएक्टिंग गैस हो, तो वो सबका पार्शियल प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने यूज किया क्या? PT, दैट मींस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB इन द सॉल्यूशन। PA प्लस PB इन द सॉल्यूशन, क्योंकि PA और PB हम लोगों ने किस में लिया था? सॉल्यूशन में लिया। चलो भाई
पीए का क्या है यूज कर लिया हम लोगों ने, पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी यूज कर लिया हम लोगों ने। तो ये निकल गया मेरा टोटल प्रेशर, निकल गया। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है फटाफट हम लोग बनाएंगे थोड़ी देर के बाद अगले क्लास में, या देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाएंगे कि इससे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपका जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जहां तक मोल फ्रैक्शन की बात है, मोल फ्रैक्शन याद रखो, पीछे क्लास में हम लोगों ने लेक्चर में देख चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन किसका होता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड है, और इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो मोल्स याद रखना है। वेपर प्रेशर जो हम लोगों ने इधर पढ़ा था, वेपर प्रेशर का लिक्विड का जो हम लोगों ने बात किया था क्या वेपर प्रेशर के बारे में, कि अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, इक्विलिब्रियम का जो फॉर्म आता है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम लोगों ने डाल दिया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन देयर सरफेस इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर। अब इसका कुछ फैक्टर है, कुछ हम लोगों ने फैक्टर यहाँ दिया है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर में थोड़ा सा बात ये आएगा कि मान लो यहाँ हम लोग डीपी लिए, वेपर प्रेशर लिए, यहाँ टेम्परेचर लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं हम लोग, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मींस ये नहीं कह सकते कि वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर को हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो वेपर प्रेशर भी मेरा उतना बढ़ेगा, बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन वैसा नहीं। तो ग्राफ डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेट जो करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग यूं करते हैं, बढ़ना तो है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ना है, लेकिन एकदम एक स्ट्रेट लाइन हो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा हम लोगों ने क्या डाला, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसा लिक्विड है आपका। मान लो कि कोई लिक्विड आपका है जिसमें एक इथेनॉल है, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2, चलो इसको मिटाते हैं बाद में, इसको देखेंगे, C2H5 थोड़ा कम गया है, C2H5OH है, और एक ले लेते हैं हम लोग H2O। तो यहां पर दिख रहा है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर OH है, ओवर H याद करो, हम लोग याद करते हैं ना, काफी लोगों के पास फोन होगा, बहुत लोग सैमसंग, बहुत लोग बहुत हाई प्रोफाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वो फोन बोलने का फोन, लेकिन फोन का मतलब वो 3 वर्ड्स, कौन कौन सा, FON फोन, नॉट PHONE फोन। वो फोन तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कीजिए, अच्छी बात है, आज के समय में, आज के सिचुएशन में तो इस्तेमाल करना भी है, लेकिन फोन दैट इज कॉल्ड FON, दैट इज कॉल्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यों इसका इस्तेमाल किए थे हम लोग, आप लोग को याद होगा, फोन, तो उस फोन के बीच में हाइड्रोजन के साथ क्या बनता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा। और H2O में क्या था, हम लोग 11th में बॉन्डिंग में पढ़े थे कि एक H2O मॉलिक्यूल्स कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4H बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही H बॉन्ड बनेगा और यहाँ 4H बॉन्ड बनेगा। तो भैया किसका वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा वहां पर अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ज्यादा होगा। तो तय है कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस ढंग से हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू काम कर लेते हैं, ठीक है, समझे बात को। उसके बाद जो हम मिटाए हैं उसका फिर से लिखते, चलो लिखते, Vp वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, थोड़ा इंक खत्म हो गया है, सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वेपर प्रेशर जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर।
विस्कोसिटी, ये सब सारा टर्म, सरफेस एरिया हो, विस्कोसिटी हो, ये सारा चीज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, आपको याद होगा और याद रखना भी चाहिए। हर चीज भूल जाना भी अच्छी बात नहीं है, याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा, और आपको फायदा होगा तो सबको फायदा होगा। तो खैर फिर भी हम लोग इस टर्म को बनाए, टोटल प्रेशर निकाले रॉड्स लॉ के थ्रू, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड देख लिए, कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में काम करेंगे, वो भी क्लोज कंटेनर के अंदर जहाँ इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होना है। तो वेपर प्रेशर का फैक्टर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर का इन्वर्सली, सरफेस एरिया का डायरेक्टली, और विस्कोसिटी का इन्वर्सली। तो अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे फटाफट कुछ क्वेश्चंस को लेके कि सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि आप जानते हो कि कैसे सॉल्व करेंगे, फिर भी एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। अगर आज के क्लास का जितना भी हो गया वो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जहां आइडियल और नॉन आइडियल आपसे मिलेगा, जो भी रॉड्स के ऊपर डिपेंड है।